वहाँ पर अपने भी कुछ साथी जो हैं वो थे, जो उस समय भी थे हमारे साथ, जैसे ये अपने बबलू जी हैं, उसके बाद अपने गौरदा हैं, और भी एक दो लोग हैं जो उस समय, आप भी शायद थे, अच्छा बंगाल से भी थे, 5-7 साथी आए थे। तो मैंने देखा साथियों की होता क्या है कि किसान उलझा हुआ है पूरी तरह से। आप किसान के पास जाओ ना और उसको समझाओ, आप अपने गांव के किसानों के पास, तो वो बोलेगा यार क्या बात कर रहे हो, एक संभव है क्या, ऐसा बोलते हैं ना। आप जब किसी को बोलो जाके कि भाई जहर मत डालो, तो बोलेगा कि संभव है क्या। सबसे पहली बात यही होती है कि ये संभव ही नहीं है। हमारा कहना यह है कि भाई मतलब अजीब सी बात नहीं लगती है। 1970 से पहले, हरित क्रांति से पहले हमारे यहाँ कोई भी खाद नहीं था, कोई भी हाइब्रिड जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज था ही नहीं। उस देश के लोग ये कह रहे हैं कि रासायनिक खाद के दवाइयों के अलावा मतलब कृषि संभव ही नहीं है। इस लेवल पर हमारे दिमाग पर अटैक हो चुका है। इसकी शुरुआत कैसे होती है इसको समझना जरा। हमने अभी एक कैलकुलेशन निकाला जिसमें यह पता चला कि एक गांव के 20% क्षेत्र में अगर खेती होती है तो उस गांव के लगभग 2 साल का भोजन, सब्जी, अनाज सब कुछ उगाया जा सकता है, मात्र 20% जमीन में। आप इस तरफ चले जाओ, हरियाणा, पंजाब, यूपी, आप देखो जाके, वहां पर 90% जमीन में खेती हो रही है, फिर भी लोगों का पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि हमने कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया। पहले कृषि व्यवहार से होता था, अब कृषि व्यापार बन गया है। और जब आप कृषि के उत्पाद जब लगाते हो, उसको जब बेच के आते हो और उससे जब पैसा कमाते हो, वो पैसा भी कंपनियों को दे रहे हैं सब कोई, इसलिए कम पड़ रहा है। मेरा कहना यह है कि भाई मनुष्य की जरूरत क्या है। आप अपने लिए शुद्ध अनाज उगा लो, अपने लिए शुद्ध तेल उगा लो, शुद्ध दाल उगा लो, शुद्ध सब्जियां उगा लो, शुद्ध मसाले उगा लो, काम खत्म। फिर हमें इनसे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आप दाल नहीं उगा रहे हो, तेल उगा रहे हो, तो कोई दाल उगा रहा है उससे अदला बदली कर लो। सबसे पहले, क्योंकि हमको अपने शरीर को बचाना है, तो इसके लिए हमको अपने लिए पहले उगाना शुरू करना पड़ेगा वापस से। यहाँ किसान क्या कर रहा है कि वो दूसरे के लिए उगा रहा है। हर किसान के दिमाग में ये घुस गया है कि हमको नहीं खाना है, ये तो बाजार में बेचना है, इसमें जितना ठूसना है जहर ठूस दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लिए थोड़ा बहुत अगर उगाता भी है तो उसमें कम डालता है। मतलब हर आदमी एक दूसरे को मारने पर तुला हुआ है। ये मानसिकता बन चुकी है हमारी। इस मानसिकता से कम हम साथियों को तो निकलना पड़ेगा कि हम सबसे पहले अपने लिए उगाएं। और हमेशा जो हमारे पूर्वज करते थे कि 2 साल का अनाज हमारे पास रहता था, 1 साल का एक्स्ट्रा अनाज हम रखते ही थे। तो ये इस सिस्टम में हमको आना पड़ेगा, तब जाके हम को जो है कृषि में जो नुकसान हो रहा है, जो घाटा हो रहा है, जो बोलते हैं कि जैविक कृषि में नुकसान है, वो बंद हो जाएगा फिर। क्योंकि मान लो आप अपने खाने के लिए उगा रहे हो, 15 कुंटल 20 कुंटल धान उग रहा है। अपने झारखंड में 20 कुंटल तक उगता है, 25 भी चला जाता है झारखंड बिहार में। क्या दिक्कत है यार, 10-12 कुंटल हो जाए तो कम हो जाएगा थोड़ा, हम अपने खाने के लिए उगा रहे हैं। दाल हम उगा लेंगे, तेल हम उगा लेंगे, हो गया, सब कुछ शुद्ध हो गया, तुरंत हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। अब बात क्या आती है कि आखिर करे कैसे। क्योंकि कृषि करने के लिए जब हम निकलते हैं तो सबसे पहली आवश्यक चीज क्या है, आप लोग बताइए। जो सबसे पहली जरूरत क्या पड़ती है, किस चीज की पड़ती है? बीज की। आज सभी छाती चौड़ा करके बोलते हैं मैं किसान हूं। अभी अभी अपने 8-10 साथियों ने हाथ उठाया, मुझे लगता है इनके पास भी देसी बीज नहीं होंगे, कुछ लोगों के पास थोड़े बहुत होंगे, क्योंकि हमने वो परंपरा ही छोड़ दी ना। हमारे दादी नानी जो बांस के ठठेरे में, उसके बाद लौकी, पके हुए सूखे हुए लौकी में बीज डाल के रखते थे, और कई हाड़ी में भर के रखते थे। हाड़ी गायब हो गया, लौकी गायब हो गया, सब गायब हो गया।
तो हमको फिर से वो समय लाना पड़ेगा कि हमारे पास जो चीज हमें खानी है, भाई मुझे लौकी की सब्जी खाने का मन कर रहा है, तो लौकी का बीज होना चाहिए ना मेरे पास, कि नहीं होना चाहिए? तो हमको बीज हमारे पास होना चाहिए। अब समस्या क्या आती है कि हमारे मस्तिष्क में एक बात घुस गई है कि बीज मिलते नहीं है। सही बोल रहा हूं ना? हर व्यक्ति यही बोलेगा कि देसी बीज नहीं मिलते। आप किसी किसान के पास जाओगे पूछने के लिए कि भैया देसी बीज है, बोले कैसी बात कर रहे हो यार, देसी बीज से तो फसल ही नहीं होती है। पहला बात ये होगा उसका। दूसरा बात ये होगा कि देसी बीज आजकल कौन करता है? नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो दुकान पे जा रहा है बीज खरीदने के लिए। दुकान किसका है? कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है। चला हम रहे हैं, मेरे ही गांव का कोई भाई चला रहा है, लेकिन वो चलाया जा रहा है कंपनी के द्वारा। तो कंपनी देसी बीज क्यों देगी भाई? देसी देगी तो आप अगले बार रख के फिर से कर लोगे। तो वो हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज दे रही है आपको। तो जो हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज की दुकान पे हम जाएंगे और हम उसको बोलेंगे कि भाई देसी बीज दो, तो देगा क्या? नहीं देगा। सिंपल फंडा है। लेकिन देसी बीज आपके गांव में आपको मिलेगा, मैं बता रहा हूं। आपकी कमी है कि आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, उस व्यक्ति तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो। आपके गांव में नहीं मिलेगा तो आपके 5 गांव में तो जरूर मिल जाएगा। आपके 5 गांव में नहीं मिलेगा तो 10 गांव में मिलेगा। 10 गांव में नहीं मिलेगा तो 20 गांव में जाओ। देखो, अपना हिस्सा का काम तो आपको करना पड़ेगा ना। अब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? बीज को लेकर आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए दिमाग में कि बीज 200 किलोमीटर के रेंज में जो फसल हमारे पूर्वज उगाते थे वही हमारे यहाँ का नेटिव है और वही हमको लगाना है। ये नहीं कि झारखंड में हम बेंगलोर से बीज मंगा के लगाएं, क्योंकि वहां का क्लाइमेट अलग है, वहां की मिट्टी अलग है। हर 200 किलोमीटर में मिट्टी बदल जाती है, वातावरण बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और उसके हिसाब से आप देखना चीजें बदल जाती हैं। आप 200 किलोमीटर के रेंज में जो चावल आप उग रहा है उसको खा के देखो, 200 किलोमीटर के बाद का चावल सेम वेराइटी खा के देखना, आपको टेस्ट में थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। कुछ ना कुछ डिफरेंस आना ही है, ये प्रकृति का नियम है। तो आपको क्या करना है, आपको हर जिस किसान से आप मिलो उससे ये पूछना है, ये नहीं पूछना है कि आपके पास देसी बीज है क्या, उसको ये पूछना है कि यार कोई है जो देसी बीज लगाता हो? किनका है? तो आपको क्या करना है, हर व्यक्ति के, हर किसान को ये पूछना है कि किसी के पास देसी बीज मिलेगा क्या। आप देखना, आप 20 किसान का टारगेट बनाओ कि 20 किसान को हम पूछेंगे। 20वें किसान तक पहुंचने से पहले आपको एक बीज का जरूर मिल जाएगा क्लू। एक बीज का अगर आपको क्लू मिल गया किसी भी चीज का, आप उसके पास जाओ और उससे पूछोगे तो उससे आपको 4 बीज का क्लू मिलेगा। उसके बाद आप जब तीसरे चौथे व्यक्ति तक जाते जाते आपको सारे बीजों का संकलन मिल जाएगा। अपने गौरदा बैठे हैं, इनके बंगाल में कितना 350 धान की वैरायटी है ना, 300 है, 3000 धान की वैरायटी है उनके पास। एक ही व्यक्ति ने 3000 धान की वैरायटी को बचा कर रखा है। देवल देव जी है उड़ीसा में, उनके तो पता नहीं 3500 उन्होंने भी बचा कर रखी हुई है। तो ये तो बड़े नाम हैं जो सबको पता चल जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे ऐसे साथी हैं जिन्होंने 100-100 200 वैरायटियां बचा के अभी भी रखी हुई है। तो आप ढूंढना शुरू करो, जब आप थक जाओ तो हमसे संपर्क करो, फिर हम करेंगे कुछ अपने स्तर पर। लेकिन अगर आप यहाँ से मैं अभी उठ जाऊंगा, फिर आप लोग मुझे मैसेज डालना शुरू करो, विष्णु भाई देसी बीज, विष्णु भाई देसी बीज चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपने स्तर पर काम करना पड़ेगा भाई। अंत में तो हम हैं, तो सबसे पहला काम हमको देसी बीज चाहिए। दूसरा जो विषय है वो ये है, कल रात हम यहाँ बैठे थे साथियों के साथ, तो दूसरा विषय क्या है कि खेत से जो हम निकाल रहे हैं, पिछले, यहाँ मैं झारखंड बिहार इस क्षेत्र को मानता हूं कि ये थोड़ा बाद में यहाँ पर रसायन आया है, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी मात्र 25-30 किलो डीएपी डलता है 1 एकड़ में धान की खेती में। कर्नाटक में 1 क्विंटल डीएपी डलता है 1 एकड़ में। उड़ीसा में लगभग 1 बोरी डालते हैं।
1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी डालते हैं। होशंगाबाद का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहां 2-2 बोरी डालते हैं डीएपी। तो इसका मतलब हमारा क्षेत्र थोड़ा बचा हुआ है, अभी थोड़ा लोग डरते हैं, मतलब थोड़ा अगर कोई कीट लग गया है तो जल्दी नहीं डालते हैं। जो प्रोफेशनल है, जो लगातार सब्जी की खेती कर रहे हैं, वो उनके घर में तो भरा रहता है केमिकल, लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं वो नहीं डालते इतना ज्यादा। हम खुद नहीं डालते थे, हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि बहुत बहुत दिक्कत ज्यादा हो गई तब डाला करते थे। और यूरिया भी डालते थे ना, तो 2 किलो अगर लाया है दुकान से तो 1 किलो बचा के रख लेते थे कि इतना ही डालो यार, मत डालो ज्यादा, क्योंकि हमें पता था। वो धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। तो हमने क्या किया है, हमने खेत से सिर्फ लिया है पिछले 10, 20, 30 सालों में, केवल लिया है, दिया कुछ भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य का जो शरीर बनता है कार्बन से बनता है, पेड़ बनता है वो भी कार्बन से बनता है, जो फसल बनती है, फसल का जो शरीर बनता है वो भी ऑर्गेनिक मैटर कार्बन से बनता है। कार्बन का मतलब होता है भूमि तत्व, जो 5 तत्व है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। क्योंकि जब दाह संस्कार होता है तो दाह संस्कार होने के बाद जो बचता है राख, वो 1% बचता है। जैसे 70 किलो का आदमी है तो 700 ग्राम जो है उसका बचेगा। तो वो 700 ग्राम जो है वही मूल तत्व है, उसी से सारे दुनिया के जितने सजीव जगत का जितना भी चीज है सब बनता है। वो कहाँ मिलेगा? अब हमने धान लगाया, गेहूं लगाया, कोई फसल लगाई, जौ लगाया, बाजरा लगाया, पूरा नीचे से काट के घर ले आए, और जो वहां से जो जिस कार्बन से वो तैयार हुआ है वो हमने दोबारा डाला ही नहीं कुछ उसमें। गाय हमारे पास है नहीं, क्योंकि समय हमारे पास है नहीं। हमको इतना उलझा रखा है टीवी, मोबाइल और बाहरी दुनिया में कि घर के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब एक घर बनाओ, फिर उसके पीछे टाइल्स लगाओ, तो ये फिर मतलब ये अनंत के पीछे सभी भाग रहे हैं। इस चक्कर में क्या हो गया है कि हम उलझ गए हैं, फंस गए हैं। तो हमको इससे निकलना पड़ेगा, और हमको क्या करना पड़ेगा, जितना हम निकाल रहे हैं उतना खेत में जाए, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसकी व्यवस्था कैसे होगी? इसका सबसे अच्छा जो साधन है वो है गोबर। गोबर डालना हमने खेत में छोड़ दिया है। हम अधिक से अधिक खेत में गोबर डालें, ऑर्गेनिक मैटर डालें, गोबर। दूसरा जो है माध्यम कार्बन को बढ़ाने का, वो है फसल का वेस्ट। मतलब जो भी फसल हमारे खेत में होती है, उस फसल का जो कचरा बचता है, जो लाखड़ी बचता है, उसको वापस खेत में डालना। हमारे यहाँ तो अभी भी रिवाज है बहुत जगह पर, अब तो लोगों ने छोड़ ही दिया। धान की जब कटाई होती थी ना, तो कम से कम इतना छोड़ दिया जाता था खेत में कि भाई खेत के लिए भी तो कुछ छोड़ो, पूरा नहीं लाते थे। क्योंकि उस समय लंबा लंबा हमारे यहाँ धान होता था, 7-7 फीट का होता था धान, होता था ना 7 फीट का धान, 6 फीट 7 फीट ऊंचा होता था। 3-4 फीट जो है 3 फीट तक छोड़ दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उस खेत से ही निकला है, उसको खेत में फिर जाना है तो अगली फसल मिलेगी फिर। अब ये कितना बड़ा षड्यंत्र किया इन्होंने, बोना धान लेकर आए, सब 3 फीट 2.5 फीट। अभी हम 2-4 साल पहले उधर हजारीबाग की तरफ गए थे, तो यार गेहूं देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा गेहूं है और फूट गया, 1 फुट का गेहूं फूट गया। हर जगह देख रहे हैं, गेहूं भी जो शुरू में था वो चाहे इतना इतना होता था। क्यों होता था इतना? ताकि जो फसल हम कटाई करेंगे, जो फसल हम कटाई करेंगे तो कुछ खेत में छोड़ा जा सके। तो जैसे ही आप देसी बीज में जाओगे ना, तो वो समस्या फिर समाधान उसका हो जाएगा। देसी बीज डालोगे तो वो पौधा बड़ा होगा, बड़ा होगा तो आप कितना लाओगे काट के? मान लो धान काट रहे हैं, नीचे से 7 फीट के धान को काट देंगे तो इतना लंबा हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर आप जो है उसको लेके जाने में भी असुविधा होगी। मतलब प्रकृति का चक्र देखिए कितना जबरदस्त है। मजबूरी पड़ जाएगी ना भाई, 7 फीट का धान आप काट के कैसे लेके जाओगे? वो तो झुल जाएगा पूरा, है ना? तो प्रकृति में ये सब ऑटोमेटिकली बना हुआ है सिस्टम। बिजली आ गया होगा, चेक कर लो एक बार। तो प्रकृति में ये सिस्टम बना हुआ है, मतलब कितना अजीब है, इसको सोच के देखिए। और उसको इन्होंने कितना बेवकूफ बनाया हमको
कि सभी चीज को नाटा कर दिया, गेहूं को भी नाटा कर दिया, बाजरा को भी नाटा कर दिया, ज्वार को भी नाटा कर दिया, धान को भी नाटा कर दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम जैसे ही देसी में जाएंगे तो वो सिस्टम फिर लागू हो जाएगा, समझ गए। तो ये ऑटोमेटिक होगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तीसरा जो है वो है हरी खाद। आपको जब भी अपने खेत में मौका मिले तो आप हरी खाद का उपयोग कीजिए। हरी खाद में क्या कर सकते हैं, सनई का फूल बहुत जगह लोगों ने खाया होगा। कितने लोगों ने सनई का फूल खाया है, फूल की सब्जी, ठीक है। हाँ, सनई और कुद्रुम अलग है। कुद्रुम का भी आप कर सकते हैं, ढेंचा कर सकते हैं, तिल कर सकते हैं। तिल मान लो बुनाई कर दिए और उसके बाद जो है उसको छोड़ दिए, 40-50 दिन हुआ 1-1.5 फीट का, उसको जोत के उसमें मिला दिए, पूरा साल आप खेती कीजिए, फिर उसमें फिर मस्त फसल होगा। क्योंकि उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बन मिला है पौधा को, मिट्टी को, उससे फिर अपना आगे का फसल लेते रहिए। क्योंकि जब हम तिल को लगा रहे हैं या किसी ढेंचा लगा रहे हैं, सन लगा रहे हैं, गेंदा लगा रहे हैं, बरबटी लगा रहे हैं, इस तरह का बहुत सारा हरा खाद में प्रयोग होता है। आपके क्षेत्र में जो सस्ता मिलता है वो करना है, ग्वार फली लगाते हैं। तो वो जो हरा खाद आप करोगे वो कहीं से बाहर से मत लाना, अपने क्षेत्र में ढूंढना है आपको कि कौन सी चीज। मकई कर सकते हैं, देसी मक्का सामने सामने लगा दीजिए, जैसे प्रति एकड़ 5 किलो बीज फेंक दीजिए देसी मक्का का, और जब 1-1.5 फीट 2 फीट का होगा तो उसको जुताई करके उसमें मिला दीजिए। तो जो वो बना है पौधा, वो कहाँ से बना है, कुछ नीचे से लिया, कुछ सूर्य के प्रकाश से और वातावरण से लेकर वो पौधा बना। उसको बोलते हैं CN रेशियो, कार्बन और नाइट्रोजन का उसमें रेशियो रहता है। उसको फिर जब हम जमीन में मिला देंगे तो हमारे जमीन से जो हम फसल लेंगे उतना माल हमने दे दिया उसको, ठीक है। तो उतना माल जब हम दे देंगे तो फिर हमारी फसल खुद ही बढ़ेगी। अभी मेन तो हो गया कार्बन, दूसरा क्या होता है कि उसको कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो राशन वाला जो कोटा वाला चावल आता है उसमें बीच में वो सफेद सफेद दाने वो चावल के नकली वाले मिला रहे हैं, देखा है ना। वो क्या बोल के मिलाया उन्होंने बताया ये फोर्टिफाइड चावल है। फोर्टिफाइड चावल क्यों मिलाना है भाई, क्योंकि इस चावल में वो विटामिन और मिनरल्स नहीं है, ठीक है। अब विटामिन और मिनरल्स आते कहां से हैं, धरती से आते हैं। इसका मतलब धरती में नहीं है, तो हमने धरती की खुदाई की तो धरती में है, लेकिन धरती को खोदने के लिए हमारे सारे साबल गैता टूट गया, क्योंकि धरती को हमने क्या किया, कठोर बना दिया। एक किसान का सबसे बड़ा दोस्त होता है, जो अनजाने में ही दोस्त है, लेकिन सबसे बड़ा दोस्त है केंचुआ। अब हम 2-2 टन का ट्रैक्टर जो है चला रहे हैं खेत में, तो जब 2-2 टन का ट्रैक्टर चलता है, ऊपर तो मुलायम करता है मिट्टी को, लेकिन नीचे मिट्टी को ऐसे फर्श जो है ये सीमेंटेड बना देता है पूरा, इतना कठोर कर देता है फर्श को कि वो जो केंचुआ है वो नीचे नहीं जा पा रहा है। केंचुए भी कई तरह के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में जब बारिश होती थी और पानी भर जाया करता था तो क्या होता था, बड़े बड़े केंचुए इधर नाली के बगल में घूमते रहते थे। अब कम हो गए हैं, एक आध जगह देखने को मिलेंगे। तो वो जो लंबे लंबे केंचुए थे वो 5 फीट 10 फीट नीचे से आते थे, क्योंकि जब बारिश ज्यादा होती है तो 5-10 फीट नीचे जमीन में पानी भर जाता है, तो केंचुए पानी में नहीं रह सकते, तो वो ऊपर आ जाते थे। तो जब वो ऊपर आते थे तो नीचे से जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन, ये सब जो तत्व पड़े हैं, क्योंकि मिट्टी में एक लेयर होता है हर चीज का। जिंक का लेयर अलग होगा, जिंक का वजन अलग है, मैग्नीशियम का अलग है, मैग्नीज का अलग है, तांबा का अलग है, लोहा का अलग है। तो अलग अलग लेयर से होता हुआ वो केंचुआ जब आता था तो वो क्या करता था, नीचे से खनिज तत्व ऊपर लाया करता था, और जब वापस जाता था तो वो छेद करता हुआ फिर नीचे जाता था, जिससे पोर बनता है, मिट्टी मुलायम होता है, उसमें छेद बनता है, और जितना बारिश का पानी है वो सारा जमीन के अंदर जाता था और स्टोर रहता था। आप लोग देखिएगा, सब जितने बोरिंग किए हैं ना, हर साल 10 फीट 20 फीट 50 फीट पानी नीचे लेयर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि खेत तो सारे फर्श बन गए, गांवों को इन्होंने कंक्रीट का बना दिया पूरा, शहर तो कहना ही क्या है, कहीं पानी नीचे जा ही नहीं रहा है।
एक खेत बचा था जिसमें पानी नीचे जाता था, तो खेत को भी हम लोगों ने ट्रैक्टर चला चला के हार्ड कर दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कहीं ना कहीं हमारी पारंपरिक जो कृषि थी, जो बैल से खेती होती थी, वो करना पड़ेगा, उस पर जाना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। मशीन से हमको दूर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप चल पड़ो यहां से जाके ही बैल खरीद के लाओ और जोत दो, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया, हमने आदत डाल रखा है हर चीज का टाइमिंग सेट कर रखा है। 1 एकड़ के खेत को जोतने के लिए अगर 3 हल बैल चलेगा तो 2 घंटे में उसकी जुताई हो जाएगी। 1 हल बैल चलेगा तो बहुत समय 2-3 दिन में उसको जोतना पड़ेगा। तो गांव में क्या होता था पहले, चलो रे आज मेरा खेत, निकल पड़े 2-3-4 हल लेके, एक के पीछे 1-2 घंटा में पूरा खेत कंप्लीट। यही हो रहा था ना भाई। आज मेरा रोपाई होगा तो अपने परिवार के सारे लोग जो है, अपने आसपास के सारे लोग मेरे खेत में आ गए, कल उनकी रोपाई है तो कल उनके यहाँ चले गए। खेत में कुछ लोगों को तो खेत में उतरने का मौका नहीं मिलता था, ऐसा होता था ना। बाकी जो पीछे आने वाले थे, जिनको किसी कारण बच्चे घर में छोटे हैं तो लेट हो जाते थे महिलाओं को, तो उनके आते तो खेत रोप के खत्म। तो वो भाईचारा जो हमारा समाप्त हो गया है, उसको वो इसी से जिंदा था, इसी कारण जिंदा था, क्योंकि सह अस्तित्व में हम रहते थे, एक दूसरे पर निर्भर थे। आज कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा। क्यों? उसका कारण कंपनी ही है, उसका कारण टीवी है, मोबाइल है, अखबार है, ट्रांजिस्टर है। क्योंकि उन्होंने हमारे दिमाग में धीरे धीरे, अभी सचिन भाई बता रहे थे, भाई साहब डॉक्टर साहब भी बता ही रहे थे, अब कैसे उन्होंने हमारे दिमाग को खराब किया है। आप लोग जितने लोग पैंट शर्ट पहने हो, कैसे आप लोगों को पता चला कि पैंट शर्ट पहनना है? क्योंकि हमारे पूर्वज तो पैंट शर्ट नहीं पहनते थे। कैसे पता चला बताओ, कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ हुआ क्या है और होता क्या है। जब हम छोटे छोटे थे, बचपन जब हमारा था, जब 5 साल 7 साल के थे, उस समय जो फिल्में आती थी उसमें पैंट शर्ट पहना जाता था। तो क्योंकि हम उस समय से जो बड़े हुए हैं, तो यही देख देख के बड़े हुए हैं। अमिताभ बच्चन जो फिल्म में पहनता था, इतना पूरा फैला हुआ रहता था पैंट, इधर चुस्त रहता था, तो ये सब हम लोग देख देख के बड़े हुए। तो हम लोग को लगता है कि यही पहनना होता है, यही पहनना चाहिए, यही स्टैंडर्ड है। अभी जो बच्चे पैदा हुए हैं, अभी जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? इतने बड़े बड़े कपड़े पहनते हुए लोगों को देख रहे हैं फिल्मों में, छोटे छोटे कपड़े पहन रहे, पूरा शरीर दिख रहा है, फटा हुआ है कपड़ा। तो ये जब बड़े होंगे तो इनको लगेगा ये नॉर्मल है, तो फिर ये भी उसी को अनुसरण करने लगेंगे। इसलिए जो टीवी आपके घर में रखा है उसको बाहर फेंको सबसे पहले। मेरे घर में तो लगभग 7-8 साल से बंद है, 8-9 साल से। मेरे घर में टीवी हम बीच में बहुत थोड़ा सा चला था, उसके बाद तो बंद ही है, 18 के बाद तो बंद है टीवी। तो खेती की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें यही है कि हमको दिमाग में ये चीज डाल दिया गया है कि खेती करने का मतलब होता है खेती करो, बाजार में ले जाके दो, उधर जो है सरकारी जो पैक्स है वहां ले जाके दो अनाज, उससे पैसे लाओ, वो पैसा फिर ले जाके कंपनी को दो, कंपनी का सामान खरीदो। ये सिखाया गया हमको ये भुला दिया गया है कि खेती का मतलब अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए अनाज उगाना होता है, अपने गांव समाज के लिए सब्जी उगाना होता है, अपने गांव समाज के लिए तेल मसाले दाल उगाने होता है खेती का मतलब। ये हमको भुला दिया गया है दिमागी तौर पर, हमको मानसिक गुलाम बना के, गलत चीजें दिखा के। तो हमको वही करना पड़ेगा, इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, कि हमको अपने लिए उगाना शुरू करना पड़ेगा। जब 2018 16-17 में जब हम शुरू किए जैविक कृषि, तो उस समय हमको लोग पागल बोलता था। शुरू में खूब लोगों को समझाया, गांव के लोगों को, भैया ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। बोला हाँ तुम तो ठीक ही बात कर रहे हो, लेकिन ये संभव नहीं। फिर लोगों ने खूब मजाक भी उड़ाया, खूब मजाक उड़ाया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या किया कि घर की मुर्गी दाल बराबर, हम घर से निकल पड़े बाहर,
बाहर गए तो फिर वो अच्छी सब्जी बन गए हम। जो कभी कभी सब्जियां बनती है ना घर में, अच्छी सब्जी बन गए। तो बाहर लोगों ने खूब मान सम्मान दिया, लोगों ने चीजें सुनी, करना शुरू किया, और बहुत सारे सैकड़ों हजारों किसानों का जीवन बदल गया। अब हमारे गांव के लोग भी सम्मान देने लगे हैं। क्यों देने लगे हैं? क्योंकि, एक मिनट लिख के दीजिए, ठीक। क्यों? क्योंकि आपको वो देखता है समाज कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। तो जब देखा कि अरे यार ये तो अच्छा चल रहा है, ये तो लगातार चल रहा है, इसने मांसाहार भी छोड़ दिया, इसने शराब पीना भी छोड़ दिया, इसकी सारी गुटखा भी छोड़ दिया, सिगरेट भी छोड़ दिया। लीजिए बोलिए, क्या बोले? अच्छा, यहाँ पे तो काफी किसान लोग हैं। एक चीज दादा बोलना थोड़ा सा भूल गया, हमारा कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे ये चलता है क्या नहीं चलता है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत देश में बैन कर दिया। यहाँ पे इंडिया में भी चल रहा है, बहुत जगह पे हमारा मंगल में चल रहा है। वो ग्लाइफोसेट मतलब वो घास मारने का एक केमिकल आता है। वो सब आएगा अभी, वो सब पर बात करेंगे। उसने पूरा हमारा गांव में सारे किसान मतलब 50 घर में तुम जाओगे तो 4-5 लोगों का कैंसर हो रहा है। वो सब आएगा, वो सब, वो मैंने बोला ना, ये विषय भाई 3 दिन का है मेरा। मैं ये पूरा विषय थोड़े ले रहा हूं, मैं तो मोटा मोटी चीजें आपको बता इसलिए रहा हूं कि आपको दिक्कत कहाँ कहाँ आती है, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं और शुरुआत कैसे करनी है, उस पर हम बात कर रहे हैं। ये विषय बहुत बड़ा, इतना आसान थोड़े ही ना है एक दिन में 1 घंटे में सब कुछ समझाया जा सके, सब पर बात की जा सके। हम मोटा मोटी इस चीज पर बात करना चाह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ से आपका माइंडसेट बन जाए कि हाँ हमको करना क्या है असल में। तो हम कहाँ थे? बीज हमारा हो गया, हमने आपको बता दिया कि हमको क्या करना है, कार्बन के लेवल को बढ़ाना है। अभी अगर आप केमिकल डाल रहे हो तो भूल से भी आप केमिकल एक बार में बंद मत करना। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लाइव भी चल रहा है, सारे बड़े बड़े जो है कृषि पर अनुसंधान करने वाले भी सुन रहे होंगे, मुझे सुनेंगे, कहीं ना कभी टकराएंगे और वो बोलेंगे कि ये गलत बोल रहा है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है पिछले 9 सालों में वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सैकड़ों किसानों को देखा है बर्बाद होते हुए जैविक कृषि के नाम पर। सब अपना अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं, ऐसे कर लोगे तो ये हो जाएगा, वैसे कर लोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे कर लोगे तो 1000 लौकी फैल जाएगा, ऐसे कर लोगे तो मिट्टी ऐसी हो जाएगी। ऐसा नहीं, जादू नहीं होने वाला है भाई। उन्होंने भी कोई जादू करके नहीं लिया है सब कुछ, उन्होंने रासायनिक जो है सब कुछ जादू से नहीं दिया है, धीरे धीरे दिया है, आपको डोज बढ़ाया है। अभी भी आपके पाँव में चोट लगता है तो चुपके से पैरासीटामोल खा ही लेते हो, दर्द बहुत ज्यादा कर रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ काम नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप अस्पताल में जाओगे, एलोपैथी की चिकित्सा करोगे। तो मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके खेत में नहीं है ऑर्गेनिक मैटर, नहीं है कार्बन, तो थोड़ा बहुत आपको धीरे धीरे उसको कम करना है, एक बार से कोई भी चीज को बदलने का प्रयास नहीं करना है। क्योंकि मैंने देखा है 3 साल 4 साल जैविक खेती पर प्रयास करने वाले लोग फिर वापस रासायनिक खेती करने लग गए। ये सच है, ये सच बता रहे हैं हम आपको। हम यहाँ आके भाषण झाड़ के चले जाएंगे कि भाई जैविक खेती कर लो, ऐसे कर लो, वैसे हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हम प्रैक्टिकल किए हैं, 17 साल हम अपने हाथ से खेती किए हैं, पिताजी के साथ 16-17 साल हाथ बटाए हैं, 34 साल का मेरा भी अनुभव है खेती का। ऐसे अचानक से नहीं होगा, आराम से करना है, कसम नहीं खाना है। आपको देसी बीज नहीं मिल रहा है तो क्या आप खाना छोड़ दोगे क्या? बताओ, यहाँ से जाके आप बोलोगे कि देसी बीज नहीं मिलेगा तो हम नहीं खाएंगे, तो खाना छोड़ दोगे क्या? यहाँ हमारे पास बर्तन नहीं है, एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बना रहे हैं, तो क्या आप यहाँ 3 दिन भूखे रहोगे? भाई मानसिकता बदलनी पड़ेगी, धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी, उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए समाज को एकजुट होना होगा। हर जगह हमको इस तरह के टीम बनाने होंगे। अभी पेटरवार का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारी एक अच्छी टीम बन जाए तो हम यहाँ पर एक सेट रख देंगे पात्रों का, भोजन बनाने का, मिट्टी का बर्तन, पीतल का बर्तन। जैसे वो इनके जरीडी बाजार में वो मरवाड़ी जो वो होते हैं, उनके वहां पर रहते हैं पीतल के बड़े बड़े बर्तन, तो क्यों, उनकी कम्युनिटी बनी हुई है।
तो जब हमारी समझदार लोगों की कम्युनिटी बनेगी तो हम हर जगह ऐसी ऐसी व्यवस्था करेंगे। हरियाणा में आप जाओ, हरियाणा में जितना भी कार्यक्रम होता है जनता सरकार मोर्चा का, हर जगह के लिए बर्तन, पूरा बर्तन और रसोईया फिक्स है, राशन भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, सब शुद्ध। कम से कम एल्युमिनियम तो एक भी बर्तन आपको नहीं मिलेगा वहां पर, अपने मोर्चे का जितना भी कार्यक्रम होता है। तो उन्होंने एक बार में तो नहीं किया, 3 साल लगे उनको यहाँ तक पहुंचने में। झारखंड में हम अभी शुरू कर रहे हैं तो हमें भी 1-2 साल 3 साल लगेंगे। उसी तरह खेत में हम अगर आज शुरू करेंगे तो 2-3 साल लगेंगे, धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसा नहीं है मान लो आपका फसल मर रहा है, आप कीटनाशक लाकर नहीं डालोगे, आपको डालना पड़ेगा, डालते ही हैं लोग, भले बोलते नहीं है। हाँ, लेकिन उसका विकल्प भी तलाश करना है। साथ में कोशिश ये करना है कि एक बार तंबाकू का पानी डाल के देख लो, एक बार जो है 10 तरह का नीम का और ये सब का पत्ता का काढ़ा बना के देख लो, नहीं होगा तो अंतिम में तो विकल्प है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कसम खा के अपनी फसल को बर्बाद नहीं करना है, मतलब खुद को तोड़ना नहीं है, ईगो में नहीं लेना है। क्योंकि क्या होता है, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए मैं एक किसान हूं, मैंने बोला, गांव के लोगों को बहुत समझाया कि जैविक खेती कर लो, और हम भी जैविक खेती करना शुरू कर दिए। अब हो गया हमको नुकसान, लेकिन अब हम इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं अपने साथियों और गांव वालों या लोगों से, क्योंकि वो हमको पहले मना करते थे कि ये सब नहीं होगा। मान लीजिए आप गांव वाले हमको मना कर रहे हो कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये सब होता नहीं है, फिर भी हम जबरदस्ती कर लिए और हमको नुकसान हो गया, तो हम इस शर्म से आपके पास नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपने मना किया था हमको पहले। क्योंकि आपके पास जब हम जाएंगे तो आप बोलोगे क्या बोला था ना मत करो, ये सब नहीं होगा। ये शर्म नहीं रखना है। नहीं हुआ तो फिर कोशिश करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इस बात का मतलब, हम कोई गुनहगार थोड़े ही है यार। कोशिश किया नहीं हुआ तो हम गुनहगार हो गए क्या? गलत बोल रहा हूं? मान लीजिए हमने कोशिश किया और एक बार हम फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तो हम गुनहगार हो गए क्या? हम किसके लिए कोशिश कर रहे हैं? समाज के लिए तो कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं ना। तो बार बार कोशिश करना पड़ेगा। इसके लिए जो है हमको सबसे पहला चीज तो बीज के बारे में मैंने आपको बताया, कार्बन आपको ठीक करना है। तीसरा जो होता है मुख्य खेती का, वो होता है पीएच। पीएच मान का मतलब होता है पावर ऑफ पोटेंसी, मतलब धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता क्या होता है, उसको आसान भाषा में अगर हम बोलेंगे तो जैसे ये बोतल को मैंने पकड़ा है, तो पकड़ा है, इसको अगर जोर से पकड़ेंगे तो हल्की फुल्की बोतल रहेगी तो क्या होगी, टूट जाएगी, और धीरे पकड़ेंगे तो गिर जाएगी। ठीक है, तो ये होता है पीएच। तो जमीन का जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। जैसे उत्तर भारत में जमीन का पीएच बहुत हाई है, 8.5-9 तक चला जाता है। तो वहां क्या होता है, वहां कुछ भी डालते हैं तो वो पौधा उसको ले नहीं पाता है, धारण करने की क्षमता नहीं होती है। और जैसे यूपी में कुछ क्षेत्र है, बिहार में भी कुछ क्षेत्र है जो जल भराव वाला क्षेत्र है, वहां पर एसिडिक है जमीन, पीएच 6.5 से कम है। तो अगर पीएच कम है तो उसको बढ़ाने के लिए हमको चूना डालना है खेत में हर साल। साल में एक बार जुताई के समय 1 कुंटल से 2 कुंटल तक, जितना कम है उसके हिसाब से आपको चूना डालना है। 1 से 2 कुंटल तक आप प्रति एकड़ चूना डाल सकते हो अगर पीएच कम है तो। और पीएच हाई है तो क्या करना है, पीएच हाई है तो आपका फिटकरी का जो पीएच है वो बहुत कम होता है, 2 किलो प्रति एकड़ आप फिटकरी फेंक सकते हो। गौमूत्र का पीएच 4 के आसपास होता है, आप 20 लीटर से 200 लीटर तक गौमूत्र डाल सकते हो खाली खेत में। अगर खेत में फसल लगी है तो 20 लीटर तक प्रति एकड़ गौमूत्र डाल सकते हो एक बार में, लेकिन डायरेक्ट नहीं डालना है, पानी में मिलाकर डालना है। जैसे 20 लीटर गौमूत्र हम एक एकड़ लगी हुई फसल में डाल रहे हैं, तो उसमें कम से कम 200 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। प्योर डाल देंगे तो फसल को जला देगा क्योंकि एसिडिक होता है। उसी प्रकार से हम छाछ डाल सकते हैं 2 किलो प्रति एकड़ पीस के, और रेत में मिला के या गोबर, सड़ा हुआ भुरभुरा गोबर में मिला के फेंक दीजिए, तो उससे क्या होगा, पीएच लेवल नीचे आएगा। ठीक है, अब पीएच लेवल को नापना कैसे है, इसका आसान तरीका हम आपको बताते हैं।
मात्र 20-25 रुपए में लिटमस पेपर मिलता है, मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। जो जांच करने वाले होते हैं ना, जो आपका लैब जो होता है, जहाँ खून वगैरह जांच होता है, उनके पास होता है लिटमस पेपर। ऐसे स्टोर में भी मिल जाता है। 20-25 रुपए में 20 स्ट्रिप रहती है उसकी पत्तियों की, वो ले आना। और डिस्टिल वाटर ले आना जिसका पीएच 7 के आसपास रहता है। खेत की मिट्टी को उसमें घोल दो। पहले तो एक स्ट्रिप फाड़ो और उस पानी का पीएच नापना है, तो उसका पानी का पीएच बराबर रहता है, 7 के आसपास ही रहता है। वो जो स्टैंडर्ड है वही रहता है। खेत की मिट्टी को थोड़ा सा घोल दो उसमें, और फिर उस पेपर को उसमें डुबाओ। उस स्ट्रिप में रंग बने होते हैं और उसमें लिखा रहता है, ठीक है ना, उसमें मिलान करना है। तो जितने में मिलान हो रहा है उतना आपके जमीन का पीएच है। आप YouTube में भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे पीएच नापने का। ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। और एक चीज है पीएच को ठीक करने का, वो है तुलसी। अगर पीएच ज्यादा है तो वो फिर भी उसको ठीक करेगा, अगर पीएच कम है, एसिडिक है, तब भी उसको ठीक करेगा। तो तुलसी क्या करना है हमको, हमारे खेत के मेड़ में तुलसी होनी चाहिए। खेत के मेड़ में तुलसी होगी तो इससे क्या फायदा होगा, जैसे मान लीजिए हमने मक्का लगाया या कोई फसल लगाई, कोई सब्जी लगाई, तो वो जो तुलसी का बीज गिरेगा, उड़ेगा, हमारे खेत में जाएगा और वहां पौधे उगेंगे। आप ऐसे मैनुअली भी लगा सकते हो खेत में, जैसे फसल के साथ 1 लाइन 2 लाइन बीच में इधर उधर लगा दिए, तो उसकी जड़ें जाएंगी, उसका वातावरण मिलेगा, और जब जुताई खेत की होगी तो फिर उसमें मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसका पीएच जो है मेंटेन रहता है तुलसी से। तो सब्जियों की फसल 3-4 लाइन सब्जी की फसल लगा दी तो 1 लाइन तुलसी लगा दिया, ऐसा भी आप कर सकते हैं यदि पीएच में ज्यादा गड़बड़ है तो। ज्यादा गड़बड़ नहीं है तो 2-4 पेड़ खेत के मेड़ में लगा दीजिए, उसी से आपका काम होता रहेगा। तीसरा होता है ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो जो ईसी होता है वो होना चाहिए, वो आपका 0.1 से प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ईसी ज्यादा गड़बड़ नहीं होता है, इसी बहुत कम जगह गड़बड़ होता है। जहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए वहां गड़बड़ होता है, जहां की मिट्टी बहुत हार्ड हो गई है वहां गड़बड़ होता है। तो बहुत हार्ड है मिट्टी, पौधा को आप कुछ भी खाद डाल रहे हो वो ले ही नहीं पा रहा है, गोबर गोमूत्र कुछ भी डाल रहे हो, कोई भी जैविक खाद डाल रहे हो, वो ले नहीं पा रहा है, हार्ड हो गई मिट्टी, तो इसका मतलब उसका ईसी गड़बड़ है। तो उसका ईसी कैसे ठीक होगा, वो होता है समुद्री नमक से ठीक होता है। मात्र 500 ग्राम समुद्री नमक को घोल के 200 लीटर पानी में चला दीजिए एक बार, बस एक बार में ही वो तोड़ देता है पूरा, इसी को ठीक करने के लिए। अब किन्हीं को मिट्टी की अगर मैनुअली जांच करानी है तो हमारे एक साथी हैं, साइंटिस्ट हैं, वो जांच करते हैं भोपाल में। तो वहां आप उसका जो है मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं एड्रेस भेज दूंगा, कैसे लेना है क्या करना वो सब बता देंगे। वो मिट्टी का सैंपल और अपने पानी का सैंपल आप भेज देंगे, 850 रुपये वो चार्ज करते हैं। 15 तरह के जो है रिपोर्ट वो अपने हाथों से टेस्ट करते हैं। सरकारी तो इधर कृषि विज्ञान केंद्र पड़ा है, ये लोग जांच वाँच कुछ नहीं करते, ये तो बस पूरे गांव का एक रिपोर्ट बना के सभी को एक जैसा रिपोर्ट दे देते हैं। तो अगर किसी को मैनुअली जांच करानी है अपने मिट्टी को तो वो करा सकते हैं, अभी सही समय है मिट्टी जांच करने का। धान कटने के बाद इस समय खेत सूख जाएंगे तो इस समय मिट्टी का सैंपल लेके और भेजना चाहिए। एक बार शुरुआत में तो कर ही लेना चाहिए, इससे क्या होता है कि आप निश्चिंत रहेंगे कि असल में समस्या क्या है। अब एक जो थोड़ा क्या है कि ये जो बात है ना, ये एक तरह से जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें थोड़ा लोगों को आएगा बात। क्या है कि जब 3-4 साल तक जब जैविक खेती पर हमने काम किया और हमने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लोग कर नहीं पा रहे हैं, 10-10 15-15 तरह के फार्मूले हमने लोगों को बताए, फिर भी लोग जो है वो बना नहीं पाते हैं, समय पर डाल नहीं पाते हैं, लेबर की कमी है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, समय नहीं है। तो उसके बाद हमने बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर काम किया। क्यों किया? क्योंकि जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि एलोपैथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे कोई बीमारी ठीक नहीं होती है,
तो उसका विकल्प मौजूद है समाज में अभी बाजार में। एलोपैथ का विकल्प क्या मौजूद है? होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, पारंपरिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथ है, और भी कई तरह की चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध हैं। लोगों के पास विकल्प उपलब्ध है एलोपैथ का। तो क्या रासायनिक खेती में भी विकल्प उपलब्ध है? क्योंकि पिछले साल मैं गया था छत्तीसगढ़, एक किसान है 40 एकड़ के, उन्होंने 10-12 वर्ष जो है काम किया इसमें, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर कंपनी में काम किया। उन्होंने मुझे बताया कि क्लोरोफाइरिफॉस जो होता है, रासायनिक दवाई है, वो 200-300 रुपया लीटर मिलता है गुजरात में। उसका गंध को खत्म करके और जैविक दवाई के नाम पर उसको भर के बेच रहे हैं। सोचो कितना बड़ा घपला है। मतलब एक तो जहर देके मार रहे हैं, जहर से आप उस तरफ जब जा रहे हो तो उसमें भी वही हाल है। कैसे क्या करे आदमी? तो विकल्प लोकल लेवल पर उपलब्ध होना चाहिए, जो अपने साथी हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते। तो इसीलिए हमने क्या किया, बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर काम किया, और अभी अपने पास 23 प्रोडक्ट हैं। मैं अपने किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सच में परेशान हैं, अगर आपकी फसल मर जा रही है बार बार, जैसे चने में अभी उकठा रोग आएगा, पिछले साल आया था तो उधर होशंगाबाद साइड में लोगों ने खेत की जुताई कर दी, कोई उपाय नहीं था। रासायनिक किसान की बात कर रहा हूँ, रासायनिक किसान उन्होंने अपने खेत की जुताई कर दी। क्यों? क्योंकि आधा से ज्यादा चना मर गया उकठा रोग के कारण, और उकठा रोग की कोई दवाई नहीं है किसी भी कंपनी के पास, लेकिन अपने पास है, वो भी जैविक में है। तो अगर आपको इस तरह की समस्या आएगी तो उसके लिए हम खड़े हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप हमसे फर्टिलाइजर लेके डालो ही, लेकिन अगर आप जैविक खेती कर रहे हो और उसमें फंस रहे हो तो वहां से निकालने के लिए हम बैठे हैं इधर। आपको जिस चीज की कमी लग रही है वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, कोई बाध्यता नहीं है। बाकी आप अपने स्तर पर जितना कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको एक दो फार्मूले लिखा देता हूं, एक मिनट एक पूछ लें। हाइब्रिड बीज और जीएमओ बीज में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। हाइब्रिड जो बीज होता है वो क्या होता है, वो असल में तो होता है दो तरह के, दो नस्लों को मिला के एक नस्ल बनाई जाती है, उसको हाइब्रिड कहते हैं, संकर नस्ल कहते हैं। अरे वाह, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, ये तो कोई और ही लग रहा है। जी जी धन्यवाद। तो हाइब्रिड बीज का मतलब ये होता है, लेकिन अभी हाइब्रिड बीज के नाम पर जो बीज बेचे जा रहे हैं उनको हम नहीं कह सकते हैं कि वो हाइब्रिड है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, क्योंकि हमको आदत डालनी है, अधिक फसल के चक्कर में हमको जो है आदत डालनी है। जीएमओ बीज का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसके जेनेटिक कैरेक्टर को चेंज किया जाता है, जिसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ होता है, उसको बोलते हैं जीएमओ। जैसे मान लो टमाटर में मेढक का जीन डाल दिया। मेढक का जीन क्यों डाला टमाटर में? मेढक क्या खाती है? जो उड़ने वाले छोटे छोटे कीट होते हैं उसको मेढक खाती है, ठीक है। और टमाटर को भी, टमाटर के पत्तों को भी वही कीट खाते हैं, चूसते हैं उसका रस। तो अब टमाटर का जो पौधा है उसमें मेढक का गंध है या मेढक का गुण आ गया, तो वो जो कीट हैं वो डर से उस पौधे को नहीं खाएंगे, इसलिए उसमें मेढक का जीन डाल दिया। कॉटन में जैसे बीटी कॉटन है, बेसिलस थुरिंजेसिस एक वायरस है, बेसिलस थुरिंजेसिस का एक जीन उठा के डाल दिया बीटी कॉटन में, क्योंकि जो बेसिलस थुरिंजेसिस होता है वो क्या करता है, वो मांसाहारी वायरस है, वो इल्ली के शरीर में जैसे ही टच करेगा ना तो इल्ली को धीरे धीरे संक्रमित करके खत्म कर देता है। बेसिलस थुरिंजेसिस का ये काम है, ये प्राकृतिक चीज है,
प्रकृति में ये पहले से लाखों सालों से मौजूद है ऑलरेडी। इस पर एक किस्सा अभी बताऊंगा मैं। तो वो जो बेसिलस thuringiensis है उसका एक डीएनए का कुछ निकाल के और डाल दिया कॉटन के सीड में, कॉटन के पौधे में, तो उसके डीएनए में वो मिल गया, वो हो गया जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड। उसके जीन को, कैरेक्टर को चेंज कर दिया। अब आप मेढक का जीन खाओ या मेढक खाओ या टमाटर खाओ, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क है? मेढक खाने से जो आपके शरीर में व्याधि होगी वो होगा फिर टमाटर खाने से। फिर आप बोलोगे मैं तो शाकाहारी हूं। कोई शाकाहारी नहीं बचा है इस समय, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। हर चीज में इन्होंने छेड़छाड़ कर दिया है। अभी जो टमाटर हमें यहाँ बन रहा है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड हो सकता है, कौन जानता है? फिर सांप का जीन, मगरमच्छ का जीन, छिपकली का जीन, क्या क्या जीन मिला देते हैं, तो ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो वो मैं किस्सा आपको बताने वाला था इल्ली के ऊपर। चना जिन लोगों ने लगाया होगा उनको पता होगा, चने का जो पौधा होता है, चने का पौधा क्या होता है, जब लगभग 4-5 इंच का होता है उस समय उसमें एक कीट आता है, एक इल्ली आती है हरे रंग की। वो इल्ली क्या करती है, चने का जो मुख्य डंडी है उसको खाती है। आज का किसान क्या करता है, उस इल्ली को देखते ही दौड़ के बाजार जाता है, जहर लाके डाल देता है और उसको मार देता है। लेकिन हमारे पूर्वज क्या करते थे? कुछ भी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो इल्ली जब उस बीच वाली टहनी को खाएगी और वो खत्म हो जाएगा तो उसमें से झाड़ निकलेगा। अभी हम लोग चने की टुंगाई भी करते हैं, उसका साग खा लेते हैं तो फिर वो झड़ता है, बड़ा हो जाता है पौधा। तो वो प्राकृतिक रूप से हो, इसके लिए प्रकृति ने ये व्यवस्था बनाई है कि वो इल्ली चना को खाए, चना की पहली डंडी को खाएगी, उसके बाद जो बेसिलस thuringiensis जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, बैक्टीरिया की, वो बैक्टीरिया भी खेत में मौजूद रहता था पहले, वो फिर उसको आक्रमण करता था और फिर उस इल्ली को खत्म कर देता था। इल्ली का जीवन चक्र पूरा हो गया, बेसिलस thuringiensis जो है उसका भी, वायरस का भी जीवन चक्र पूरा हो गया, पौधे का भी जीवन चक्र पूरा हो गया, क्योंकि पौधे में झाड़ आ गया, झाड़ आएगा तो फसल मिलेगी अच्छी। अब हम क्या कर रहा है किसान आज का, कि तुरंत दौड़ के बाजार जाता है, दवाई मार के, जहर डाल के और उस इल्ली को मार दिया, पूरा चैन को ब्लॉक कर दिया। इल्ली को भी उस जहर से मर गया, जो वायरस है, जो मांसाहारी जीव है, उसको भी हमने मार दिया जहर डाल के। बचा चने का पौधा, तो ऐसे ऐसे करके बढ़ता है, थोड़े से फसल आती है, बोलते यार फसल ही नहीं आई। जिसने दवाई डाली उसकी फसल नहीं आई, जिसने दवाई नहीं डाली उसको 4 गुना फसल आ गई। तूने क्या किया था? बोले मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। फिर कैसे आ गई फसल? बोले पता नहीं, तू तो बड़ा डालता रहता है। बात कर लो, कौन है? व्हाट्सएप करो। तो इस तरह से होता है जीवन चक्र पूरा। अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, खेत में एक और चीज बहुत मायने रखती है और वो होता है इकोलॉजी सिस्टम। खेती में जिस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र इस संसार में बना हुआ है, जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारे मनुष्यों का पारिस्थितिकी तंत्र है, मछली में पारिस्थितिकी तंत्र है, मछली जल में जो पारिस्थितिकी तंत्र है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली जो है घास फूस के जीवाश्म को खाती है, फिर जीवाश्म किसी और चीज को खाता है, तो इस तरह से एक दूसरे पर सब निर्भर है। इसी प्रकार से हमारे खेत में भी एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। उस पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि जो अभी चने वाला हमने बताया, जो मांसाहारी जीव है वो शाकाहारी जीव पर डिपेंड है और शाकाहारी जीव डिपेंड है हमारी उगाई हुई फसल पर। तो मांसाहारी जीव को हमने जहर डाल के मार दिया है, तो उसको फिर से वहां स्थापित होना चाहिए। इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप गोबर गौमूत्र छाछ डालते रहो, वो धीरे धीरे कभी ना कभी उसका एक अंडाणु फूटेगा और धीरे धीरे 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल में वो फिर से वहीं पर आ जाएंगे। लेकिन मांसाहारी जो जीव होता है उसका जीवन जो होता है वो होता है सीमित। क्यों? क्योंकि अगर मांसाहारी जीव तेजी से बढ़ने लगेंगे तो क्या होगा, सारे हम शाकाहारी जीव मर जाएंगे। अभी मान लो जंगल में हर साल शेरनी बच्चे देने लगे तो क्या होगा, शेर से भर जाएगा जंगल और सारे शाकाहारी जीव खत्म हो जाएंगे, तो पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल हो जाएगा।
और जंगल ही जंगल हो जाएगा तो हिम युग आ जाएगा, पूरा दुनिया जम जाएगा। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और उस पारिस्थितिकी तंत्र को हमने तोड़ दिया, तो उसको क्या करना है, हमको फिर से डेवलप करना है। उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो प्रकृति के हवाले कर दो, उसमें जहर डालना बंद कर दो और जो आप जितना कर सकते हो करो। दूसरा तरीका है, अभी कुछ कल्चर्स वगैरह आ गए हैं बाजार में, वैज्ञानिकों ने कल्चर्स बनाए हैं, वही जीवाणु को तैयार किया है लैब में, क्योंकि मांसाहारी जीव क्या होते हैं, बहुत धीरे ग्रोथ करते हैं, तो हम अगर डालेंगे उसको तैयार करके तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। जो 8 साल 10 साल 15 साल में होगा वो काम 2-4 साल में हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जो है उसको बनाया है। तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम कितना देर में उसको फिर से वापस खेत में अपना स्थापित करना चाहते हैं। तो जीवाणु कल्चर उपलब्ध है, अपने पास भी उपलब्ध है, बाजार में भी उपलब्ध है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जो मांसाहारी जीव स्लो ग्रोथ है, उसका भी एक और मैं उदाहरण आपको देता हूं। जैसे वो बिच्छू है, बिच्छू आप लोगों ने देखा होगा, बिच्छू जब बच्चे देती है तो उसके पीठ से उसके बच्चे निकलते हैं, मतलब माँ को खा के उसके बच्चे बड़े होते हैं। और जो नर और मादा बिच्छू है, तो नर बिच्छू जो है उसका अंधा हो जाता है आंख, जब वो संसर्ग करता है तो उसके मादा बिच्छू के जो दाढ़ है वो उसके आंखों में चुभ जाते हैं और वो अंधा हो जाता है नर बिच्छू, तो वो मादा बिच्छू के पास ही बैठा रहता है। और जब मादा बिच्छू को खा के उसके बच्चे उसके पीठ से निकलते हैं, तो नर बिच्छू अपने ही बच्चों को खा लेता है, क्योंकि वो अंधा हो गया है, उसको भूख लगी रहती है, तो अपने ही बच्चों को खाता है। जो बिच्छू 200-300 बच्चे देती है, उसमें से ज्यादातर बच्चे वो खुद ही खा लेता है। अगर उसका पिता उन बच्चों को ना खाए तो क्या होगा? अभी हमारे शरीरों में इधर बिच्छू चढ़ रहे होते हैं, सबके शरीरों में नहीं चढ़ रहे होते। तो पारिस्थितिकी तंत्र का यही नियम है कि जो मांसाहारी जीव है वो सर्वोच्च है, वो रोज खाता है, इसलिए उसको स्लो प्रोसेस में डाल रखा है परमात्मा ने। उसी प्रकार से खेत में जो मांसाहारी जीव है, उसको आज का विज्ञान मेटारिजियम, एनिसोप्लाई, वर्टिसिलियम लिकाने, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बेसिलस थुरोजेसिस, बिबेरिया बेसियाना, इस तरह के बहुत सारे जो नाम दे रखे हैं, ये सारे जीवाणु विषाणु हमारे खेत में पहले हुआ करते थे। और इन जीवाणुओं का जो घर होता था वो होता था हमारे खेत का मेड़, और हर मेड़ में पेड़ था। हमने पेड़ काट के हटा दिए, हमने मेड़ काट के अपने खेत में मिला दिए। अब उन जीवाणुओं का जो घर होता था मेड़, जिसमें झाड़ियां होती थी और उसमें वो सारे जीवाणु वास करते थे, और उसी में वो मांसाहारी बड़े कीट भी वास करते थे। जैसे आपने वो मिट्टी के छोटे छोटे घरौंदे बनाती है घर में, वो देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं वो सभी अलग भाषा में, वो इल्ली को खाती है। अब आपके खेत में मेड़ होगा, मेड़ में पेड़ होगा, झाड़ियां होंगी, वहां वो घर बनाएगा। फसल में जब वो इल्ली आएगी तो वो उड़ के जाएगी, उस इल्ली को लाके अपने अंडे जहां देती है वहां डाल के उसको बंद कर देती है। उसका जो बच्चा पैदा होगा उस इल्ली को खा के बड़ा होता है। कितना गजब का सिस्टम है। अब हमने मेड़ी गायब कर दिए, पेड़ तो गायब कर ही दिए। एक भाई ने इधर से काट लिया, एक भाई ने इधर से काट लिया, अब तुम पगडंडी से भी पतली हो गए मेड़, उसमें अब गिर जाते हैं लोग चलते चलते। चौड़े चौड़े मेड़ अभी आपको हमारे झारखंड में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सीढ़ी नुमा बनाना पड़ता है खेत, तो यहाँ चौड़े चौड़े मेड़ अभी भी बचे हैं। लेकिन जो समतल इलाका है वहां देखना मेड़ बचे ही नहीं। तो मेड़ में पेड़ होना चाहिए, और हर खेत में मेड़ होना चाहिए, और मेड़ में जो है उनके वास स्थान होना चाहिए जो मांसाहारी जीव हुआ करते थे। और इसका सबसे ज्यादा ह्रास इस कारण से हुआ है क्योंकि खेती का व्यवसायीकरण हो गया, क्योंकि हमको ज्यादा चाहिए ना, बेचना है, हर चीज बेचना है, यहीं से समस्या शुरू होती है। व्यवहारिकता हमको शुरू करनी पड़ेगी, और वो कैसे शुरू होगा? वो हम लोगों से शुरू होगा, आपस में, क्योंकि हम लोग एक कम्युनिटी है, हम लोगों की विचारधारा एक है, इसलिए एक साथ यहाँ पर बैठे हैं। तो हम लोग उन चीजों का आदान प्रदान शुरू करें जो चीजें लंबे समय तक चलती है। जैसे अनाज हो गया, अभी अपने विवेक भाई है, टिंकू पंडित जी, इन्होंने 2 बोरी चावल ला के दिया। अभी मैं लखीमपुर खीरी गया था, तो वहां पर जो है छोटे छोटे
5-5 किलो 10-10 किलो 2-2 किलो आटा लाके लोग दे रहे थे, कोई सब्जी लाके दे रहा था, कोई दाल लाके दे रहा था, कोई तेल लाके दे रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कहां से क्या आ रहा था। रोज सुबह जाओ तो लोग उधर से ला रहे हैं, 1 घंटे बाद देखो तो पूरा जो इस जगह एक था वहां पर जो रसोई में वो पूरा भरा रहता था, शाम को खाली हो जाता था, सुबह भर जाता था। मैंने देखा लाते हुए लोगों को। तो वो हमको शुरू करना पड़ेगा। अब सिसोदिया जी सरसों उगाते हैं तो इनसे हम थोड़ा सरसों ले लेंगे, इनको यहाँ झारखंड का बढ़िया वाला चावल भेज देंगे या यहाँ का दाल भेज देंगे, कर लेंगे हम लोग आपस में। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने दिलीप बाबू है, इन्होंने यहाँ आपके यहीं 5-7 किलोमीटर दूर में लकड़ी की घानी लगा रखी है, कोल्हू लगा रखा है बैल वाला। उनको हम पैसे नहीं देंगे भाई तेल का, सरसों ले जाके देंगे, आधा तेल तुम रख लो आधा हमें दे दो, कम से कम शुद्ध खाने को मिलेगा। खल्ली का भी आधा आधा हिस्सा कर लेंगे, हमारी गाय आधा खाएगी आधा तुम्हारी गाय खाएगी, हो गया काम। नहीं होगा क्या? यही तो करना अपने को व्यवहारिकता में आना है। और भी किसी के अगर कोई प्रश्न है कृषि को लेकर तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। बाकी आप लोगों ने सुना मुझे इतने ध्यान से,